Dear student, today I am going to deal about topic of Crohn's disease. Now we will see the introduction of Crohn's disease. Crohn's disease is an idiopathic chronic transmural inflammatory process of the bowel that can affect any part of the gastrointestinal tract from the mouth to the anus. Most cases involve the small bowel, particularly the terminal ileum. So, introduction. Crohn's disease is an idiopathic chronic transmural inflammatory process of the bowel. सो क्रोन्स डिजीज क्या है? ये एक बावेल डिजीज है जिसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है बावेल को, है ना. बावेल का क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है और मेनली ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को ये अफेक्ट करता है ना. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है. साथ में ये माउथ से जो एनस का जो पार्ट है ना, माउथ से एनस का जो पार्ट को क्या बोलते हैं हम? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. तो उस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के पार्ट्स को अफेक्ट करता है. तो क्या है क्रोन्स डिजीज? क्रोन्स डिजीज इज ए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ बॉवेल, है ना. जो बॉवेल है वो क्या हो जा रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को मेनली अफेक्ट करता है. Most cases involve the small bowel, particularly the terminal ileum. और most cases में small bowel भी क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं. और ये साथ में क्या होते हैं? इलियम भी अफेक्टेड होते हैं. स्मॉल बॉवेल भी अफेक्ट हो रहे हैं और इलियम भी अफेक्ट होते हैं. तो दिस इज ए इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोन्स डिजीज. नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्रोन्स डिजीज. 1806 first reported case of Crohn's by Combe and Sanders to the Royal College of Physicians in London, England. 1913 surgical evidence of the disease reported in the paper Chronic Intestinal Enteritis written by Dr. Kennedy. Described in 1932 by the Crohn's, Ginsberg and Oppenheimer of the Mount Sinai Hospital in New York, है ना. सो 1806 में फर्स्ट रिपोर्टेड केस, है ना, क्रोन्स का जो फर्स्ट रिपोर्ट केस आइडेंटिफाई किया गया था कॉम्बे एंड सैंडर्स के द्वारा, जो कि रॉयल कॉलेज के फिजिशियन थे, जो लंदन इंग्लैंड में रॉयल कॉलेज है, वहाँ के जो फिजिशियन हैं सैंडर्स और कॉम्बे ने फर्स्टली क्रोन्स डिजीज़ के जो फर्स्ट केसेस को रिपोर्ट किया था. नेक्स्ट है 1930 सर्जिकल एविडेंस ऑफ डिजीज़. और 1913 में क्रोन्स डिजीज़ के सर्जिकल एविडेंस मिला था, उसका रिपोर्ट तैयार किया गया था. क्रोनिक इंटेस्टाइनल एंटराइटिस रिटन बाय और डॉक्टर कैंटली के द्वारा क्रोनिक इंटेस्टाइनल एंटराइटिस को रिपोर्ट किया गया था. डिस्क्राइब्ड इन 1932 बाय द क्रोन्स, और क्रोन्स के द्वारा 1932 में डिस्क्राइब किया गया था क्रोन्स और गिन्सबर्ग ने. एंड ओपेनहाइमर माउंट सिनाई हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के जो माउंट सिनाई हॉस्पिटल के जो ओपेनहाइमर हैं और गिन्सबर्ग ने 1932 में डिस्क्राइब किया था क्रोन्स को. नेक्स्ट है प्रेवलेंस. हायर नंबर ऑफ केसेस ऑफ क्रोन्स डिजीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन. सो जिसका प्रेवलेंस रेट क्या है? ये क्रोन्स डिजीज़ का जो हायर नंबर केसेस किनके द्वारा फाइंड किया गया था? वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के द्वारा इसे आइडेंटिफाई किया गया था. मेल्स एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड, और क्रोन्स डिजीज से मेल्स और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं. स्मोकर आर 3 times मोर लाइकली टू डेवलप क्रोन्स डिजीज, और जो स्मोकर्स हैं वो 3 times ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. Crohn's disease affect between 4 lakh and 6 lakh people in नॉर्थ अमेरिका, और क्रोन डिजीज से 4 लाख से 6 लाख के बीच में नॉर्थ अमेरिका के में पीपल अफेक्टेड थे. प्रेवलेंस एस्टिमेट फॉर द नॉर्दर्न यूरोप हैव रेंज फ्रॉम 27 to 48 पर 1 लाख, है ना. और जो क्रोन्स डिजीज़ का जो एस्टिमेट प्रीवलेंस रेट है नॉर्थर्न यूरोप में, है ना, नॉर्थर्न यूरोप में 27 to 40%, है ना, 27 से 40% इसका प्रीवलेंस रेट नॉर्थर्न यूरोप में एस्टिमेट किया गया. क्रोन्स डिजीज
tends to present initially in the teens and 20s और क्रोन्स डिजीज प्रेजेंट में, है ना, टीन्स और 20s में इसे इनिशियली प्रेजेंट किया गया था। मलाथी एंड द शिवा बालन रिपोर्टेड क्रोन्स डिजीज केसेस इन साउथर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया में क्रोन्स डिजीज को शिवा बालन और मलाथी ने रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट है classification of Crohn's disease on the area of the gastrointestinal tract which it affects, है ना। तो Crohn's disease का क्लासिफिकेशन क्या है, ये मेनली किसको अफेक्ट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के एरिया को ये अफेक्ट करता है ना। तो क्रोन्स डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन है, इसके 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इलोकोलिक क्रोन्स डिजीज़ अफेक्ट बोथ द इलियम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलोकोलिक क्रोन्स डिजीज़ है ये लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम दोनों को अफेक्ट करता है। तो कितना % अफेक्ट करेगा, 50%। तो ये क्या है, इलोकोलिक क्रोन्स डिजीज़। ओके, क्रोन्स इलाइटिस अफेक्ट द इलियम ओनली। तो क्रोन्स इलाइटिस क्या है, 30% अफेक्ट कर रहा है और ये सिर्फ इलियम को अफेक्ट करता है। क्रोन्स कोलाइटिस अफेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन अकाउंट फॉर द रिमेनिंग 20% ऑफ केसेस। तो ये जो क्रोन्स कोलाइटिस है ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ये 20% अफेक्ट होते हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज़। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रोन्स डिजीज डेटा फ्रॉम अमेरिका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिकल एसोसिएशन। इसमें देख सकते हैं, जैसे मैं अभी बताई थी प्रीवियस में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज का जो % है ना, जो इलोकोलिक था वो कितना % था, 20%, है ना। और 30% क्या था, 30% था इलियम, है ना। तो 30% कितना हो रहा है, इलियम में ये अफेक्ट कर रहा है क्रोन्स डिजीज, और इलियोकोलिक कितना हो रहा है, 50% को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोन्स डिजीज का। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज ऑन द बिहेवियर ऑफ डिजीज इज प्रोग्रेस स्ट्रक्चरिंग, है ना। डिजीज कॉज नैरोविंग ऑफ द बॉवेल विच मे लीड टू बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन और चेंजेस इन द कैलिबर ऑफ द फीकस। तो स्ट्रक्चरिंग जो डिजीज है इसमें क्या होता है, जो बॉवेल है वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, बीच में लीड टू बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो बॉवेल है वो नैरो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बॉवेल के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये क्या हो रहे हैं, बॉवेल नैरो हो रहे हैं। और इसके कारण क्या होता है, फीकस के जो कैलिबर में भी चेंजेस आने लगती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बॉवेल का नैरो होना। क्यों नैरो हो रहा है, ड्यू टू बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बॉवेल नैरो हो रहा है, जिसके कारण फीकस भी चेंज होते हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग डिजीज क्रिएट्स एबनॉर्मल पासेज वेज बिटवीन द बॉवेल एंड अदर स्ट्रक्चर सच एज द स्किन। तो पेनिट्रेंट डिजीज क्या होता है, एबनॉर्मल पासेज वेज बिटवीन द बॉवेल एंड अदर स्ट्रक्चर सच एज द स्किन। तो पेनिट्रेंट जो डिजीज है वो एबनॉर्मल पासेज बिटवीन द बॉवेल एंड अदर स्ट्रक्चर सच, बॉवेल एंड अदर जो स्ट्रक्चर के बीच में जो एबनॉर्मल पासेज वे को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो पेनिट्रेंट डिजीज क्या होता है, बॉवेल और अदर स्ट्रक्चर के बीच में जो पासेज वे है वो एबनॉर्मल होने लगता है ना। एबनॉर्मल पासेज वे को क्रिएट करता है, वो है पेनिट्रेटिंग डिजीज। तो जो एग्जांपल क्या है, स्किन इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज इन्फ्लामेशन विदाउट कॉजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिस्टुला। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर और फिस्टुला जो कॉज है उन कॉज के बिना क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑनसेट ऑफ क्रोन्स डिजीज इज बिटवीन 50 to 30 ईयर्स ऑफ एज। और जो इसका जो क्रोन्स डिजीज का जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 15 to 30 ईयर्स के एज के बीच में ये मेनली दिखता है। पीपल विद क्रोन्स डिजीज विल गो थ्रू पीरियड ऑफ फ्लेयर अप एंड रेमिशन, है ना। तो पीपल विद द क्रोन, अगर इफ द हैविंग क्रोन्स डिजीज विद द पीपल गो थ्रू द पीरियड ऑफ फ्लेयर एंड द रेमिशन। Endoscopy image of colon showing the serpiginous ulcer in Crohn's disease। तो अगर एंडोस्कोपी के द्वारा हम इमेज देखते हैं कोलोन का तो उसमें क्या दिखता है, अल्सर फॉर्म दिखता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स।
तो वी कैन सी द एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग और हाइपेरिनल डिस्कम्फर्ट, है ना। तो ये क्या आता है, ये सिम्टम्स है। एब्डोमिनल पेन ऑकर होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, है ना, फ्लैटुलेंस जिसको हम बोलते हैं गैस, है ना, ब्लॉटिंग होने लगेगा, पेरिफेरल डिस्कम्फर्ट ऑकर होगा। पीपल हु हैव हैड सर्जरी ऑफन एंड अप विद द शॉर्ट बॉवेल सिंड्रोम ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर पीपल को कोई शॉर्ट सर्जरी हुई है ना, बॉवेल सिंड्रोम के साथ जो कोई शॉर्ट सर्जरी हुई है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का कोई शॉर्ट सर्जरी हुई है। इलाइटिस रिजल्ट इन लार्ज वॉल्यूम वाटरी फीकस, कोलाइटिस रिजल्ट इन ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फीकस, हायर फ्रिक्वेंसी। और इलाइटिस के जो केसेस में क्या होता है, वाटरी फीकस क्या करते हैं, लार्ज नंबर में दिखने लगते हैं, है ना, वाटरी फिकस लार्ज नंबर में आउट होने लगते हैं। इन सीवियर केसेस इंडिविजुअल में हैव मोर देन 20 बॉवेल मूवमेंट्स पर डे एंड मे नीड टू अवेकन एट द नाइट टू डेफिसिट। तो जो सीवियर केसेस में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को 20 से ज़्यादा बॉवेल मूवमेंट पर डे होने लगता है और नाइट में डेफिकेट होने लगता है। द माउथ में बी अफेक्टेड बाय नॉन हीलिंग सोर्स, और माउथ भी अफेक्टेड होता है जिसमें सोर्स होने लगते हैं जो कि हील नहीं होते, अल्सर फॉर्म होता है माउथ में। डिफ़िकल्टी इन सॉलोविंग, और साथ में सॉलोविंग डिफ़िकल्ट भी होने लगता है। तो दिस इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सिम्टम्स। अप टू 30% ऑफ चिल्ड्रन विद द क्रोन्स डिजीज हैव रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, और 30% से भी ज़्यादा चिल्ड्रन क्या है, क्रोन्स डिजीज से अफेक्टेड है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। एमंग ओल्डर इंडिविजुअल, और ओल्डर इंडिविजुअल में जो क्रोन्स डिजीज से भी अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका डिक्रीज फूड इंटेक होने के कारण वेट लॉस हो रहा है ना। जब ओल्डर इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फूड इंटेक के डिक्रीज होने के कारण, फूड ठीक से नहीं लेने के कारण वेट लॉस ऑकर हो रहा है। पीपल विथ एक्सटेंसिव स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज, अगर पीपल को स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज है, ऑल्सो हैव माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड विच कैन फर्दर एक्सक्रिबेट वेट लॉस, है ना। तो अगर पीपल को स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज है तो क्या हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का माल एब्जॉर्प्शन होने के कारण वेट लॉस होता है। तो दिस इज ए सिस्टमेटिक सिम्टम्स। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। क्रोन्स डिजीज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। तो जो क्रोन्स डिजीज है इसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉट्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द लोअर लेग्स कैन बी साइन ऑफ द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। साथ में क्या होने लगता है, जो लोअर लेग में पेनफुल स्वेलिंग ऑकर होने लगता है ना, और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने के कारण लोअर लेग क्या हो जाता है, स्वेलिंग और पेनफुल होने लगता है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग में बी रिजल्ट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना, और साथ में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑकर होगा। क्यों होगा, ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑकर होगा। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी ऑकर होगा, क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में रेड आरबीसी को इम्यून सिस्टम के अटैक होने के कारण ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया ऑकर होगा। कॉजेस ऑफ क्रोन डिजीज। जेनेटिक, द डिजीज runs in families than 30 times more likely to develop Crohn's disease. है ना, तो ये ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर के कारण भी क्रोन्स डिजीज डेवलप होते हैं। तो ये 30 टाइम्स से भी ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर के कारण क्रोन्स डिजीज डेवलप होते हैं। म्यूटेशन इन द NOD2 CRD15 जीन आर एसोसिएटेड विद द क्रोन्स डिजीज। तो ये ड्यू टू म्यूटेशन के कारण भी क्या हो रहा है, ये क्रोन्स डिजीज ऑकर होता है। ओवर 30 जीन्स दैट शो जेनेटिक प्ले रोल इन द डिजीज। तो इसमें क्या करते हैं, जो इस डिजीज में जेनेटिक प्ले भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज डायरेक्टली थ्रू द कॉजेशन ऑफ इनडायरेक्टली एज विद द मेडिएटिव वेरिएबल। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज के थ्रू भी ऑकर हो रहे हैं। एनोमलीज इन द XBP1 जीन हैव रिसेंटली बीन द आइडेंटिफाइड एज द फैक्टर। तो
XBP1 जो जीन है वो रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया था जेनेटिक फैक्टर में। फिर पॉइंटिंग टूवर्ड ए रोल ऑफ द अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स पाथवे ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। स्मोकिंग हैज़ बीन shown to increase in the risk of rectum of activities और फ्लेयर्स। तो स्मोकिंग के कारण भी क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है क्रोन्स डिजीज होने का। Hormonal contraception in the US in the 1960 in linked with the dramatic increase in the incidence rate of Crohn's disease। और hormonal contraception US में hormonal contraception के कारण भी 1960 में एक बहुत ज़्यादा Crohn's disease के इंसिडेंस केस इंक्रीज हुए थे। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। Crohn's disease इज टू बी ए ऑटो इम्यून डिजीज। तो क्रोन्स डिजीज क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज भी है विद द इन्फ्लामेशन स्टिमुलेटेड बाय द ओवर एक्टिव T1 साइटोकिनिन रिस्पॉन्स। तो क्रोन्स डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज भी है जो कि इन्फ्लामेशन को स्टिमुलेट करते हैं थ्रू द साइटोकिनिन के रेस्पॉन्स के साइटोकाइन है वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं जिसका इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट होते हैं। रिसेंट जीन टू बी द इम्प्लीकेटेड क्रोन्स डिजीज ATG16L1 which may include autophagy and hinder the body's ability to attack invasive bacteria. Microbes. Avis Singh et al. Have suggested that the Mycobacterium ovium's subspecific Paratuberculosis MAP were identified 100% of subjects with the Crohn's disease, 75% of attendants of MAP affected animal were positive। तो AV सिंह ने क्या किया था, माइकोबैक्टीरियम ओवियम जो सब स्पेसिफिक पैराट्यूबरकुलोसिस को सजेस्ट किया था और 100% वो आइडेंटिफाई किया था क्रोन्स डिजीज़ को, है ना। और 75% ऑफ अटेंडेंस ऑफ MAP अफेक्टेड एनिमल विद पॉजिटिव, और 75% जो एनिमल है वो MAP से अफेक्टेड होते हैं। साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया सच एज यर्सेना एप एंड लिस्टेरिया सैप कंट्रीब्यूट टू क्रोन्स डिजीज। तो जो साइकोट्रोपिक जो बैक्टीरिया जैसे कि यर्सेना एप और लिस्टेरिया एप क्या करते हैं, क्रोन्स डिजीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। बायोप्सी ऑफ द कोलन आर टेकन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। तो जो बायोप्सी कोलन का बायोप्सी करने के द्वारा ये कन्फर्म हो जाता है कि पेशेंट को क्या है, क्रोन्स डिजीज है। क्रोन्स डिजीज शोन एंड ट्रांसमिट पेजन ऑफ इन्फ्लामेशन सो एंटर डेप्थ इंटेस्टाइनल। तो क्रोन्स डिजीज में क्या शो होता है, जो इंटेस्टाइनल वॉल का जो एंटायर डेप्थ क्या हो जाता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोन्स डिजीज। अल्सरेशन इज एन आउटकम सीन इन हाईली एक्टिव डिजीज। तो क्या है, अल्सरेशन फॉर्म हो जा रहा है और ये एक हाईली एक्टिव डिजीज है। इन्फ्लामेशन इज कैरेक्टराइज फोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल इनटू द एपिथेलियम। तो इन्फ्लामेशन क्या इन्फ्लामेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल जो इन्फ्लामेटरी सेल्स का जो टाइप है ना, वो क्या हो जाते हैं, फोकल इन्फिल्ट्रेट होने लगते हैं। दिस न्यूट्रोफिल्स लीडिंग टू इन्फ्लामेशन और जो ये न्यूट्रोफिल है ये इन्फ्लामेशन और एब्सेस को लीड करते हैं। ग्रेनुलोमास नोन एज ग्रैंड सेल आर फॉर्म 50% केसेस क्रोन्स डिजीज। और जो ग्रेनुलोमास जो ग्रैंड सेल है ये क्या करते हैं, क्रोन्स डिजीज में 50% केसेस में पाया जाता है। सेक्शंस ऑफ कोलेक्टमी शोन ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। और कोलेक्टमी जो सेक्शन किया जाता है उसमें ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन में इसे देखा जाता है। इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज फिस्टुला। तो क्रोन्स डिजीज क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ ये क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है ना, जिसमें क्या हो जाता है, जो बॉवेल है वो इन्फ्लामेशन होता है ना। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। सोर्स एंड अल्सर कैन बिकम डीप एंड फॉर्म
ट्यूनल थ्रू द टिश्यू ऑफ नियर बाई ऑर्गन्स, है ना। तो इसमें क्या हो जा रहा है, सोर्स और अल्सर फॉर्म हो रहा है। नियर बाई जो ऑर्गन है वहाँ सोर्स और अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। द रेक्टम, रेक्टम में सोर्स और अल्सर हो रहा है एंड इंटेस्टाइन के पार्ट्स में सोर्स हो रहे हैं। ब्लैडर में अल्सर फॉर्म हो जा रहा है। वजाइना में सोर्स और अल्सर हो रहा है। स्किन में ऑल्सो हो रहा है। दिस ट्यूनल्स आर कॉल्ड फिस्टुला कैन बी बिकम अफेक्टेड। तो इस टनल्स को हम क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोल सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये अफेक्टेड हो रहे हैं। फिस्टुला रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट सच एस मेडिकेशन और इवन सर्जरी। तो फिस्टुला को क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मेडिसिन या सर्जरी के थ्रू हम फिस्टुला को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। जो भी टनल आता है ना, जैसे कोई भी टनल आ रहा है, जैसे क्या है, रेक्टम भी एक टनल है ना। जैसे जो भी वेस्टेज है वो क्या करता है, उस टनल के थ्रू क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। रेक्टम भी क्या होता है, एक टनल बना हुआ है, उस टनल के थ्रू कहाँ जा रहा है, रेक्टम से वो आउट हो रहा है। उसी तरह वेजाना में भी टनल बना हुआ है, ब्लैडर में भी टनल बना है, स्किन में टनल है, इंटेस्टाइन के अदर पार्ट में भी टनल। तो उस टनल में उसके आसपास के जो ऑर्गन है, टिश्यू, वो क्या हो जा रहे हैं, सोर्स और अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फिस्टुला। नेक्स्ट है एब्सेस। An abscess is a collection of pus that has formed as a result of fistula due to an infection, है ना। तो अब एब्सेस इसको बोलते हैं हम पस कलेक्शन, है ना। पस कलेक्शन को ही एब्सेस बोला जाता है। तो इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है, फिस्टुला भी फॉर्म हो रहा है। An abscess must be drained in order to heal or surgery may be recommended to remove the affected portion of bowel. तो abscess क्या होता है, मस्ट बी ड्रेन इन ऑर्डर। तो ऑर्डर इन ऑर्डर टू हील और सर्जरी, तो सर्जरी के थ्रू हम abscess को क्या कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, जिसके कारण ये हील होते हैं। मे बी रिकमेंड टू रिमूव द इन्फेक्टेड पोर्शन ऑफ बॉवेल। जो बॉवेल का जो इन्फेक्टेड पोर्शंस है उसको हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं, है ना। और ये क्या करता है, जो abscess फॉर्म हुआ है, An abscess must be drained in order to heal or surgery may be recommended to remove the infected portion of bowel। और जो bowel का जो infected portion है ना, उसको क्या करते हैं हम, सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो इसके कारण सर्जरी के थ्रू क्या हो जाएगा, जो एब्सेस हुआ है वो आसानी से ड्रेन होगा, ड्रेन होने से वो हील होगा। Bowel obstruction. The most common complication of Crohn's disease is blockage of the intestine known as bowel obstruction occur up to 30% of people। तो Crohn's disease का जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन के ब्लॉक होने के कारण क्या हो रहा है, bowel obstruction कॉज हो रहा है। और ये 30% पीपल में ये ऑकर होता है। जो बॉवेल जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये 30% पीपल को अफेक्ट करता है ना। इसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो रहा है। तो ये क्रोन डिजीज का एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अ बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन ऑकर बिकॉज द डिजीज ट्रेंड टू थीकन और इंटेस्टाइनल वॉल विद द स्वेलिंग एंड द स्कार टिश्यू नैरोविंग और इवन ब्लॉकिंग द पासेज। तो bowel obstruction occur because the disease tend to thicken the intestinal wall with the swelling and scar tissue narrowing or even blocking the passage। जो bowel obstruction हो रहा है, तो क्या इसमें क्या हो रहा है, इंटेस्टाइनल वॉल ठीक हो रहे हैं, जिसके कारण स्वेलिंग और स्कार टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं, नैरोविंग और इवन थिकिंग द पासेज। और जो इसका जो पासेज है वो क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है और नैरो हो रहा है ना। बॉवेल के ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण क्या हो जा रहे हैं, जो पासेज वे है वो ब्लॉक हो रहा है, नैरो हो रहा है, जिसके कारण स्कार टिश्यू और स्वेलिंग भी इंटेस्टाइनल जो वॉल है वो स्वेलिंग और स्कार टिश्यू बनने लग रहे हैं, जिसके कारण पासेज वे ब्लॉक हो रहे हैं और नैरो भी हो रहे हैं। नेक्स्ट है कैंसर। क्रोन्स डिजीज में इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। और क्रोन्स डिजीज क्या करते हैं, डेवलपिंग कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। क्रोन्स डिजीज के कारण कैंसर भी डेवलप
होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इफ़ द इन्फ्लामेशन इज मेनली स्मॉल इंटेस्ट, अगर इन्फ्लामेशन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज। तो इससे क्या हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। द रिस्क ऑफ कैंसर गेट्स हायर एज ग्रेट एज 32 टाइम्स द नॉर्मल रेट इफ द पीपल हु कोलन इज इन्वॉल्व। तो जो रिस्क ऑफ कैंसर गेट हायर इन ग्रेट 32 टाइम्स, अगर किसी को कैंसर है तो 32 टाइम्स से भी ज़्यादा है ना, ये क्या हो सकता है, कोलन कैंसर भी इससे हो सकता है। नेक्स्ट है परफोरेशन। अब परफोरेशन इज द होल इन द बॉवल। तो बॉवल में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, उसको हम बोलते हैं परफोरेशन। द साइज, लोकेशन एंड सीरियसनेस ऑफ द होल कैन वेरी है ना। तो होल में क्या हो रहा है, उसका लोकेशन, उसका साइज, सीरियसनेस भी दिखते हैं। स्मॉल परफोरेशन ऑफर सील देमसेल्फ ऑफ। तो एक स्मॉल परफोरेशन क्या कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है उसको ऑफ कर रहे हैं। मोर सीरियस बॉवल परफोरेशन में रिक्वायर सर्जरी। अगर सीरियस बॉवल परफोरेशन हुआ है तो सर्जरी की रिक्वायर होती है, या फिर जो डैमेज एरिया है उसको रिमूव करने की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेगाकोलन। मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोन्स डिजीज़ है ना। क्रोन्स डिजीज़ का जो मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है टॉक्सिक मेगाकोलिन विच ऑकर्स व्हेन द लार्ज इंटेस्टाइन स्टॉप वर्किंग एंड एक्सपेंड सडनली। तो ये जो टॉक्सिक मेगाकोलिन क्या होता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन अपना जो वर्क है, अपना फंक्शन को सडनली स्टॉप कर देता है या फिर सडनली एक्सपेंड कर देता है। सडनली स्टॉप हो रही है, सडनली एक्सपेंड हो रहा है, दिस कॉल इज टॉक्सिक मेगाकोलिन। तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। This can cause it to bleed excessively or even rupture which can very dangerous। तो ये जो टॉक्सिक मेगाकोलन है ये क्या होता है कि बहुत ही डेंजरस है, और ये क्या करते हैं, क्या कॉज कर सकते हैं, ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, और ये रप्चर भी हो सकते हैं, है ना, और जो बहुत ही डेंजरस है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस थ्रेट टू पीपल विद द क्रोन डिजीज। अगर किसी को पीपल को क्रोन डिजीज था, ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लो कैल्शियम में विटामिन डी इनटेक। तो अगर पीपल द टेकिंग लो कैल्शियम डाइट और विटामिन डी इनटेक इफ द चांसेस गेटिंग द ऑस्टियोपोरोसिस। पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, और बॉडी में पुअर न्यूट्रिएंट के पुअर एब्जॉर्प्शन होने के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं। द यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के यूज़ करने से भी। In a cohort study of the 6207 patient with the chronic inflammatory bowel disease, osteoporotic fracture were the found 25 patient and the verbal fracture in the 7 in the addition, है ना। तो कोहर्ट स्टडीज में जो 6027 जो 207 जो पेशेंट है वो क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से अफेक्टेड है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस जो फ्रैक्चर है वो 25% पेशेंट को फाउंड किया गया है, और जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर है वो 7% ऑडिशन फाउंड किया गया है। द एज एट फ्रैक्चर ऑकरेंस वाज द 10 to 15 ईयर्स यंगर, और जो एज है वो 10 to 15 ईयर्स के जो यंगर्स हैं उनमें ये पाया गया है। देन द हेल्दी कंट्रोल 40% इंक्रीज इन द फ्रैक्चर इज हैव रिपोर्टेड इन पेशेंट विद द क्रोन डिजीज। अगर पेशेंट को क्रोन्स डिजीज है तो वो 40% चांसेस हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने का। Similarly, Closet reported the 25 to 93 patient with the Crohn's disease, and one of the more vertebral fracture 35%. 293 पेशेंट जो है वो क्रोन्स डिजीज से रिपोर्टेड किया गए हैं, और जो वर्टिब्रल फ्रैक्चर है वो 35% हुआ है, और ये 3 इयर्स के जो यंगर्स हैं उनमें वर्टिब्रल फ्रैक्चर होने के ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट प्रॉब्लम। अप टू 25% ऑफ पीपल विद द क्रोन डिजीज, है ना। क्रोन डिजीज़ के साथ जो 25% से भी ज़्यादा पीपल जो क्रोन डिजीज से अफेक्टेड हैं उनमें जॉइंट कॉम्प्लिकेशन होने के आसार होते हैं। दिस में इंक्लूड इंटरमीडिएट जॉइंट टेंडरनेस, और आर्थराइटिस इंक्लूड एल्कोलाइसिस स्पॉन्डाइटिस, है ना। और इसमें क्या होता है, जॉइंट टेंडरनेस भी इंक्लूडेड है, और आर्थराइटिस भी इंक्लूडेड है, और स्पॉन्डाइटिस भी इंक्लूडेड है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रोन डिजीज के कारण जॉइंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, साथ में जॉइंट टेंडरनेस हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, स्पॉन्डाइटिस हो रहा है ना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन ऑकर होते हैं। स्किन प्रॉब्लम, एरिथ्रमा नोडुलम पे प्रेजेंस एज अ रेड नोड्यूल्स ऑन द shine in the due to inflammation of the underlying subcutaneous tissue and is the characterized by septal
पैनिकुलाइटिस, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट को है ना स्किन प्रॉब्लम भी ऑकर हो रहे हैं, इसमें एरिथेमा ऑकर हो रहा है ना, नोड्यूल्स फॉर्म हो रहा है, और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके अंडरलाइन में इन्फ्लामेशन ऑकर हो रहा है, और स्किन कॉम्प्लिकेशन ऑकर इन 15% ऑफ पीपल विद द क्रोन डिजीज, और 15% से भी ज़्यादा पीपल को जिसको क्रोन डिजीज है उसको स्किन के कॉम्प्लिकेशन ऑकर होते हैं। पायोडर्मा गैंग्रेनिज्म इज़ ए पेनफुल अल्सरेटिंग नोड्यूल्स, और जो पायोडर्मा गैंग्रेनिज्म है ये क्या है, एक पेनफुल अल्सरेटिंग नोड्यूल्स है, जो कि मेनली कहाँ पर होता है, एंकल में, लेग में ऑकर होता है। क्लबिंग और डिफॉर्मिटी ऑफ द एंड ऑफ द फिंगर्स, और फिंगर के एंडिंग में क्या हो जा रहा है, डिफॉर्मिटी और क्लबिंग हो रहा है ना, जो फिंगर है वो शॉर्ट हो जा रहे हैं, क्लबिंग डिफॉर्मिटी ऑकर हो रहा है ना। तो किसके कारण हो रहा है, क्रोन डिजीज के कारण क्या हो रहा है, जो फिंगर का जो एंडिंग है उसमें डिफॉर्मिटी क्लब ऑकर हो रहा है, और लेग में पायोडर्मा जो गैंग्रेनिज्म पेनफुल अल्सरेटिंग नोड्यूल फॉर्म हो रहा है। आई प्रॉब्लम, आई कॉम्प्लिकेशन ऑकर इन अबाउट 5% ऑफ पीपल विद द क्रोन डिजीज दिस इंक्लूडेड, है ना, और 5% से भी ज़्यादा पीपल जिसको क्रोन डिजीज है वो उनको आई कॉम्प्लिकेशन ऑकर होता है, जैसे कि यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द कलर पार्ट ऑफ द आई का जो कलर पार्ट है वो उसमें इन्फ्लामेशन ऑकर, इसको बोलते हैं यूराइटिस। यूवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द आई का जो मिडिल लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन ऑकर है, इसको हम यूवाइटिस बोलते हैं। फिर है एपिस्क्लेराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ द आई का जो वाइट पार्ट है इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसको हम एपिस्क्लेराइटिस बोलते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है क्रोन्स डिजीज का जिसमें आई इफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, क्रोन डिजीज डज नॉट डायग्नोज विद द कंप्लीट सर्टनली, तो क्रोन डिजीज को हम डायग्नोज नहीं कर कंप्लीटली डायग्नोज नहीं कर सकते। और कोलोनोस्कोपी 70% इफेक्ट इन डायग्नोसिंग द डिजीज, है ना, जो 70% कोलोनोस्कोपी के थ्रू हम 70% इफेक्टिव डायग्नोज कर सकते हैं, डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो कोलन और टर्मिनल इलियम का विजुलाइजेशन किया जाता है, डायरेक्ट विजुलाइजेशन करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी हेल्प इन एंडोस्कोपी डायग्नोसिस, और जो कैप्सूल एंडोस्कोपी है वो एंडोस्कोपी डायग्नोसिस में हेल्प होता है। 30% ऑफ क्रोन डिजीज इन्वॉल्व ओनली द इलियम, और 30% जो क्रोन डिजीज है वो सिर्फ इलियन को ही अफेक्ट करता है। कैनुलेशन ऑफ द टर्मिनल इलियन रिक्वायर्ड मेकिंग द डायग्नोसिस। सिटी स्कैन शोइंग क्रोन डिजीज द फंडस ऑफ द स्टमक, है ना, और सिटी स्कैन के थ्रू हम क्रोन डिजीज को भी देख सकते हैं, जिसमें क्या करता है, स्टमक का फंडस है इसको शो करता है। एंडोस्कोपी इमेज ऑफ क्रोन्स कोलाइटिस शोइंग डीप अल्सरेशन, तो एंडोस्कोपी इमेज के थ्रू हम जो कोलाइटिस है उसका डीप जो अल्सरेशन है वो हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं। रेडियोलॉजिक टेस्ट, द बेरियम एक्सरे वेयर द बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इंडाइजेस्ट, द फ्लोरोस्कोपी इमेज ऑफ बाउल वेयर टेकन द चेक इन्फ्लामेशन ड्यूरिंग ऑफ द स्मॉल, और बेरियम एक्सरे के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्रोन डिजीज़ को। बेरियम सल्फेट सस्पेंशन के बेरियम सल्फेट सस्पेंशन को इंजेस्ट करके हम बेरियम एक्सरे कर रहे हैं। थ्रू द फ्लोरोस्कोपी के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, जो बॉवेल स्मॉल बॉवेल जो नैरो हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उसको चेक करने के लिए फ्लोरोस्कोपी इमेज बॉवेल का लिया जाता है। आइडेंटिफाई ऑटोनॉमिकल एबनॉर्मलिटीज व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ द कोलन आर टू स्मॉल और colonoscope to pass through or in the detection of colonic fistula, और क्या करते हैं हम एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर स्ट्रक्चर है कोलन का स्ट्रक्चर हुआ है ना, तो उसको हम कोलोनोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि कोई कोलोनिक फिस्टुला तो नहीं है ना, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कोलोनोस्कोप के थ्रू। ब्लड टेस्ट, अ कंप्लीट ब्लड काउंट में सेवरल एनीमिया, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है एनीमिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ब्लड लॉस के द्वारा एनीमिया फॉर्म हो रहा है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ESR भी आइडेंटिफाई करते हैं, एंड सीक्रेटिव प्रोटीन मेजरमेंट भी कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की डिग्री को चेक करने के लिए। टेस्टिंग ऑफ एंटी सैक्रोमाइड्स Fish-derived antibodies, the anti-neutrophil cytoplasmic antibodies has been evaluated to identify inflammation of the intestine. इंटेस्टाइन के इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई और इवेलुएट करने के लिए साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, एंटी न्यूट्रोफिल एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज और एंटी सैक्रोमाइड्स सेरिवेस एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं। कोलाइटिस,
ulcerative colitis and Crohn's disease. Ulcerative colitis mimics the symptoms of Crohn's disease. Crohn's disease का symptoms है ulcerative colitis. Both are inflammatory bowel disease that can affect the colon. जिसमें क्या करते हैं इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज जो कोलन को अफेक्ट कर रहे हैं. समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस इन दोज केस द डिजीज क्लासिफाई इंटरमीडिएट कोलाइटिस. ट्रीटमेंट है रिमेशन में बी प्रोलॉन्ग इन क्रोन डिजीज. सिम्टम्स कंट्रोल विद द मेडिकेशन. तो सिम्टम्स के थ्रू हम मेडिकेशन के थ्रू सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइफ स्टाइल चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं. सर्जरी के थ्रू है ना. एडिक्वेट कंट्रोल क्रोन्स डिजीज में नॉट सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्टेड डेली लिविंग. और एडिक्वेट कंट्रोल डिजीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ट्रीटमेंट फॉर क्रोन डिजीज ओनली व्हेन सिम्टम्स आर एक्टिव एंड. और क्रोन डिजीज का जो क्रोन डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ हम जब हम सिम्टम्स शो होता है एक्टिव सिम्टम्स होते हैं तभी हम इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. Antibiotic used to reduce medication. Antibiotic used to reduce inflammation. We will take the antibiotic reduce inflammation. Prolonged use of corticosteroid has significant side है ना. और क्या करते हैं corticosteroid को भी यूज़ करके हम इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. अल्टरनेटिव इंक्लूड अमीनो salicylate alone through only the minority able to maintain the treatment and many require immunosuppressive drug. We will provide the immunosuppressive drug है ना. salicylate alone medication provide करेंगे. मेडिकेशन यूज इन ट्रीटमेंट क्रोन्स डिजीज. कौन सा मेडिकेशन यूज़ करना है 5 अमीनो सैलिसाइक्लाइक एसिड है ना. वी प्रोवाइड द 5 अमीनो सैलिसाइक्लाइक एसिड. नेक्स्ट है वी प्रोवाइड द प्रेडनिसोलन एंड मेथाइल प्रेडनिसोलन प्रोवाइड करेंगे जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी या कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है. फिर इम्यूनो मोड्यूलेटर सच एज द एजिथ्रोपोइरिन एंड है मेकापोटोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट एंड इनफ्लिक्समेब एंड एडाली म्यूमाम. ये जो मेडिसिन है ये प्रोवाइड करते हैं. हाइड्रोकॉर्टिसोन शुड बी यूज सीवियर अटैक ऑफ क्रोन डिजीज. और हाइड्रोकॉर्टिसोन भी यूज़ करते हैं अगर क्रोन डिजीज का सीवियर अटैक है तब. लाइफ स्टाइल चेंजेस. डाइटरी एडजस्टमेंट प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्मोकिंग सजेशन रिड्यूस सिम्टम्स. और डाइटरी एडजस्टमेंट के थ्रू भी हम लाइफ स्टाइल चेंजेस के थ्रू कौन डिजीज को रिड्यूस कर सकते हैं. प्रॉपर हाइड्रेशन रहकर है ना. और स्मोकिंग को सजेशन करके और सिम्टम्स को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं क्रोन डिजीज को रिड्यूस कर सकते हैं. कंज्यूम बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट को लेकर है ना विद द प्रॉपर पोर्शन ऑफ कंट्रोल. ईट मील और ईट स्मॉल मील्स को ईट करके है ना प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल करके है ना. इस तरह से हम बैलेंस डाइट के थ्रू और स्मॉल मील्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्रोन डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं. डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेक इनफेक्ट. और रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू और इनफ स्लीप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं क्रोन डिजीज से ट्रीट हो सकते हैं. आइडेंटिफाई फूड दैट ट्रिगर सिम्टम्स. और फूड को आइडेंटिफाई जैसे कि ऐसे ट्रिगर ऐसे फूड जिससे क्रोन डिजीज होने के चांसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके हम क्रोन डिजीज से बच सकते हैं. नेक्स्ट है सर्जरी. क्रोन्स कैन नॉट बी क्योर्ड बाय सर्जरी. तो क्रोन्स जो डिजीज़ है वो सर्जरी के द्वारा क्योर नहीं हो सकता है. क्रोन्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फिस्टुला. अगर क्रोन्स डिजीज़ में अगर क्रोन्स डिजीज़ है ना तो सर्जरी के रिक्वायर्ड कब होती है जब ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है फिस्टुला है एब्सेस है ना. तो उस कंडीशन में सर्जरी की रिक्वायर्ड होती है. आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी और फर्स्ट सर्जरी के द्वारा क्रोन्स जो यूजुअली शो अप एट द साइट ऑफ द रिसेक्शन थ्रू कैन अपीयर द अदर लोकेशन. और फर्स्ट सर्जरी के बाद जो क्रोन्स यूजुअली अदर लोकेशन में अपीयर हो सकता है. आफ्टर ए रिसेक्शन स्कार टिश्यू बिल्ड अप विच कैन कॉज स्ट्रक्चर. और सर्जरी के बाद क्या हो सकता है स्कार टिश्यू बिल्डअप हो सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर को कॉज करते हैं. स्ट्रक्चर मीन्स नैरोइंग ऑफ बॉवेल है ना. जो बॉवेल का नैरो हो जाता है वो क्यों हो रहा है रिसेक्शन या सर्जरी होने के बाद स्कार टिश्यू बिल्डअप होने के कारण स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. स्ट्रक्चर व्हेन द इंटेस्टाइन बिकम टू स्मॉल टू अलाउ एक्सक्रीमेंट टू पास थ्रू इजीली व्हेन कैन लीड टू ए ब्लॉकेज. जो स्ट्रक्चर है जब इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है ना. इसके कारण क्या हो जा रहा है जो फूड है जो कंटेंट है वो पास नहीं हो रहा है जिसके कारण ब्लॉक हो जा रहे हैं. ब्लॉक होने के कारण फूड के ब्लॉक होने के कारण कंटेंट ब्लॉक होने के कारण क्या हो जा
स्ट्रक्चर होने के कारण फूड पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण ब्लॉकेज हो रहा है। फॉर पेशेंट विद एन ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द स्ट्रक्चर, और पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किसके कारण, स्ट्रक्चर होने के कारण। टू ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चरी प्लास्टी एंड रिसेक्शन ऑफ दैट पोर्शन ऑफ बॉवल। अगर पोर्शन को ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, तो इसके टू ऑप्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, स्ट्रक्चर प्लास्टिक के थ्रू और बॉवल की जो पोर्शन है अफेक्टेड पोर्शन को रिसेक्शन के थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। डाइट फॉर क्रोन्स डिजीज, क्रोन्स डिजीज के क्या डाइट है। ड्रिंक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, कीप बॉडी हाइड्रेटेड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट रखने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिसके लिए लॉट्स ऑफ फ्लूइड ड्रिंक करना है। टेक मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट टू रिप्लेस लॉस्ट न्यूट्रिएंट, है ना। अगर न्यूट्रिएंट लॉस्ट हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट लेना है। ईट हायर फाइबर डाइट, और हायर फाइबर डाइट ईट करना है अगर क्रोन्स डिजीज को कंट्रोल करना है। ड्यूरिंग ए फ्लेयर अप लिमिट हाई फाइबर फूड्स एंड फॉलो अप लो फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट को बहुत कम, लो फाइबर डाइट हमको क्या करना है, फॉलो करना है। हाई फाइबर डाइट नहीं लेना है, लो फाइबर डाइट फॉलो करना है। अवॉइड लैक्टोज कंटेनिंग फूड, इफ वन हैज लैक्टोज इंटॉलरेंस यूज ऑफ लैक्टोज एंजाइम एंड लैक्टोज पेनिट्रेट फूड, तो लैक्टोज कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना है। ट्राई स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को ट्राई करना है, कम अमाउंट में मील्स लेना है। ईटिंग हाई प्रोटीन डाइट, और हाई प्रोटीन डाइट लेना, जैसे कि लीन मीट, है ना, जो लीन मीट है जिसमें फैट नहीं हो, है ना, जो कि कम फैट हो, ऐसे मीट हमको लेना है। फिश लेना है, एग लेना है ना। तो ये क्रोन्स डिजीज के सिम्टम्स को रिलीव करने में हेल्प करते हैं। टेक अप प्री डाइजेस्टिव न्यूट्रिशनल ड्रिंक टू गिव बॉवल रेस्ट एंड रेप्लेस लॉस्ट न्यूट्रिएंट। तो प्री डाइजेस्टिव न्यूट्रल ड्रिंक प्रोवाइड करना है, जितने भी न्यूट्रिएंट लॉस हो उसको रिप्लेस करने के लिमिट कैफीन, अल्कोहल एंड सर्बिटॉल, है ना। कैफीन, अल्कोहल और सोर्बिटॉल को लिमिट अमाउंट में लेना है। लिमिट गैस प्रोड्यूसिंग फूड सच एज ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रूसिल्स, स्पोरेट्स, ड्राइड पीस, लेंटिल्स, ओनियन एंड कार्बोनेट ड्रिंक्स। तो ऐसे फूड जिससे गैस प्रोड्यूस होता है उसको अवॉइड करना है, जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रूसिल्स, स्पोरेट, ड्राई पीस हो गया, लेंटिल, ओनियंस, कार्बोनेट ड्रिंक, ये सबको लिमिट नहीं, मतलब कम की मात्रा में लेना है। ये क्या है, गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कम लेना है। रिड्यूस फैट इनटेक, पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव्ड। फैट इंटेक को रिड्यूस करना है, ए पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव्ड। अगर इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट सर्जिकली रिमूव किया गया है तो उस कंडीशन में फैट का इंटेक कम करना है। इफ़ द इलियम हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड, अगर इलियम का सर्जरी हुआ है तो विटामिन B12 इंजेक्शन में बी रिक्वायर्ड, तो उस कंडीशन में विटामिन B12 इंजेक्शन लेना है। स्टडी फाउंड दैट फिश ऑयल एंड फ्लैक्स सीड बी हेल्प इन मैनेजिंग, तो उस कंडीशन में फिश ऑयल और फ्लैक्स सीड लेना है, ये मैनेज करने में हेल्प होती है। The role of prebiotics such as cycline and probiotic help in the healing process. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पेशेंट शुड सेलेक्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो पेशेंट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सेलेक्ट करना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है। विच आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फाइबर, जो कि गुड फाइबर के गुड सोर्स होते हैं। फ्रेश फ्रूट सच एज द एप्पल, फ्रेश फ्रूट लेना, जैसे कि एप्पल हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, ऑरेंज हो गया, पाम्स हो गया, ब्लूबेरीज हो गया, रसबेरीज हो गया, स्ट्रॉबेरीज माइट बी प्रोटेक्टिव फॉर क्रोन डिजीज, जो कि क्रोन डिजीज को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। फ्रेश फूड उसको लेना है। सिंपल शुगर्स कैन इंक्रीज इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन को जो इंक्रीज कर रहे हैं शुगर, उसको अवॉइड करना है। हायर फाइबर फूड कैन कॉज गैस, ब्लॉटिंग, पेन इन द क्रोन डिजीज पेशेंट। तो हायर फाइबर डाइट अवॉइड करना, ये क्या करते हैं, क्रोन डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्ट बैनो और अवेलेबल दैट कैन रिड्यूस गैस। प्रोटीन इन क्रोन्स डिजीज, क्रोन डिजीज में प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड फॉर अपीयर ऑफ सेल्स। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन की ग्रोथ के लिए और सेल्स के रिपेयर के लिए। डायरिया कैन कॉज प्रोटीन डिफिशिएंसी, है ना, तो डायरिया क्या करता है, प्रोटीन डिफिशिएंसी को कॉज करता है ना। और क्रोन पेशेंट में नीड मोर ऑप्शन, तो डायरिया क्या कॉज कर रहा है, प्रोटीन डिफिशिएंसी को कॉज कर रहा है। तो जो प्रोटीन डाइट है वो क्रोन डिजीज में मोर इम्पॉर्टेंट होती है।
One study reported that soya protein diet was the useful for patient who were intolerant to milk produce। तो एक स्टडी से ये रिपोर्ट मिला है कि सोया जो प्रोटीन डाइट है वो यूज़फुल होती है पेशेंट के लिए, है ना, और मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़फुल होती है पेशेंट, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीन डाइट है। मिल्क जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन डाइट होती है और सोया प्रोटीन डाइट भी जिसमें प्रोटीन होती है, तो उसको लेना है। ऑयल फिश लेना है, जैसे कि सॉल्मन हो गया, है ना, और क्या, टूना हो गया, जो कि कांटेदार जो फिश होती हैं, जो भी फूड है वो लेना है। पोल्ट्री फूड लेना है ना, लीन फूड लेना है जिसमें फैट ना हो, ऐसा फूड लेना है, मीट लेना है। ये क्रोन डिजीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है। ऑयल्स इन क्रोन्स डिजीज़। Anderson et al. Investigate patient with the Crohn's disease. That condition of the patient improve when consume the low-fat diet, including diarrhea, steatorrhea and electrolyte balance। तो हमको क्या करना है, लो फैट डाइट कंज्यूम करना है ना। अगर डायरिया है, स्टेटरिया है या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमको लो फैट डाइट कंज्यूम करना है। वेट गेन वॉज ऑब्जर्व इवन though the fat intake was significantly reduced from the mean 35 reported in home use। Nutrient important in Crohn's disease. Crohn's disease patients are dangerous of becoming malnourished. The following और several reasons are considered this finding। तो Crohn's disease जो पेशेंट होते हैं उनमें malnourished होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पुअर डाइजेशन एंड माल एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। तो क्या होता है, जिसको क्रोन डिजीज है उसको पुअर डाइजेशन होता है, इसके कारण क्या हो जाएगा, डाइटरी फैट का माल एब्जॉर्प्शन और पुअर डाइजेशन ऑकर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन के कारण क्या हो रहा है, पुअर डाइजेशन और माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डिजीज फ्लेयर अप, क्रोनिक डिजीज पेशेंट यूजुअली विल द इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी एंड क्लोरिंग द बॉडी को कैलोरीज और एनर्जी के इंक्रीज लेवल की नीड होती है। सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन और सिम्टम के एब्डोमिनल पेन, नोजिया, लैकिंग टेस्ट सेंसेशन, हैवी इनअफेक्ट फूड इनटेक रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सिम्टम दिखते हैं। फूड एब्जॉर्प्शन है इशू, है ना। फूड एब्जॉर्प्शन क्या है, एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है जो जिसको क्रोन डिजीज़ हुआ है ऐसे पेशेंट को, जो फूड एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा इशू है। पीपल दैट हैव इन्फ्लामेशन, अगर पीपल को इन्फ्लामेशन हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, जिसके कारण फूड नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। और 40% ऑफ इंडिविजुअल डायग्नोज, और 40% इंडिविजुअल डायग्नोज है क्रोन डिजीज से। दे कैन ईट इनफ फूड बट कांट एब्जॉर्ब फूड इफेक्टिवली, वो फूड तो खा रहे हैं लेकिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी, अगर विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज ऑल्सो कॉमन ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन ऑफ कोलन। अगर पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी है अल्सर कोलाइटिस के कारण और क्रोन डिजीज के कारण आयरन डेफिशिएंसी हो रही है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है, और इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन ऑफ कोलन के कारण ब्लड का लॉस हो रहा है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। पोटेशियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ऑकर ड्यू टू डायरिया और वॉमिटिंग। पोटेशियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कब होती है, जब डायरिया और वॉमिटिंग है तब उसके कारण पोटेशियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है। फूड टू अवॉइड, तो कौन सा फूड है जिसको हम अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट है ना, जो डेयरी से प्रोडक्ट मिलते हैं उसको अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, चॉकलेट को अवॉइड करना है। जो कैफीन जो बेवरेज है ना, कैफीन प्रोडक्ट को अवॉइड, जैसे कि कॉफ़ी, टी, सम सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कैफीन बेवरेज प्रेजेंट होते हैं उसको हम अवॉइड करना है। अल्कोहलिक बेवरेज को अवॉइड करना है। सर्टेन रॉ फूड एंड वेजिटेबल, रॉ कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल को क्या करना है, अवॉइड करना है। पॉपकॉर्न को अवॉइड करना है, फ्रूट जूस को अवॉइड करना है, बीन्स को, ऑनियन को। क्या हो रहा है, ये सारे फूड क्या करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो गैस प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है, क्रोन्स डिजीज डेवलप होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर सच एज सॉर्बिटॉल और मैनिटोल। हाई फैट फूड को अवॉइड करना, जैसे कि बटर के कारण, बटर क्या है, हाई फैट फूड है। रेड मीट हाई फैट फूड है। नट्स हाई फैट फूड है, और फ्राइड जो फूड है वो हाई अमाउंट में फैट अवेलेबल होता है। ऐसे फूड को अवॉइड करना जिसमें फैट हो, तो इन फूड को क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। So this is a Crohn's disease. Thank you.